हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज हम लोग वही टॉपिक से शुरू करेंगे क्लास 9 की, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन, जहाँ से हमने छोड़ा था। हमने सोशलिज्म इन यूरोप देखा था। अब बात जब सोशलिज्म इन यूरोप की आती है तो हम सोशलिज्म इन रशिया भी देखेंगे। क्या देखेंगे? सोशलिज्म इन रशिया। जब बात आती है सोशलिज्म इन रशिया की तो ध्यान से देखना, सारी पॉलिटिकल पार्टीज क्या है? सारी पॉलिटिकल पार्टीज इलीगल थी रशिया में 1914 से पहले, यानी 1914 तक सारी पॉलिटिकल पार्टीज क्या थी? इलीगल थी। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स जो पार्टी थी, ये एक पार्टी थी जो फाउंड की गई थी 1898 में। किससे? सोशलिस्ट से, जो रिस्पॉन्ड करते थे मार्क्स के आइडियाज, यानी जो मार्क्स के, जो कार्ल मार्क्स थे, उनके आइडियाज को रिस्पेक्ट करते थे। उन्होंने ये सोसाइटी फॉर्म की थी क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से उसे ऑपरेट करना पड़ा था, इसीलिए वो एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन की तरह ऑपरेट की जाती थी गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से। सोशलिस्ट जो थे वो एक्टिव थे कंट्री साइड में लेट 19 सेंचुरी में। कब? लेट 19 सेंचुरी में वो एक्टिव थे। उन्होंने फॉर्म किया था सोशलिस्ट रेवोल्यूशन पार्टी 1900 में। कब? 1900 में सोशलिस्ट रेवोल्यूशन पार्टी। लेनिन को ये लगा कि जो पीजेंट्स थे वो एक यूनाइटेड ग्रुप नहीं थे। कौन नहीं थे? एक यूनाइटेड ग्रुप नहीं थे। उनमें से कुछ पुअर थे, कुछ रिच थे, कुछ वर्क लेबरर्स की तरह काम करते, जबकि दूसरे जो थे वो कैपिटलिस्ट थे, जो एम्प्लॉय किए जाते थे वर्कर्स से। किससे एम्प्लॉय किए जाते थे? वर्कर्स से। गिवन दिस डिफरेंशिएशन, जब ये डिफरेंशिएशन दिया गया उनके अंदर ही, वो पार्ट नहीं हो सकते थे सोशलिस्ट मूवमेंट का। ये डिफरेंशिएशन की वजह से वो सोशलिस्ट मूवमेंट का पार्ट नहीं हो सकते थे। व्लादिमीर लेनिन, कौन? व्लादिमीर लेनिन, जो बोल्शेविक ग्रुप को, ऐसे पता करो, बोल्शेविक ग्रुप को लीड करता था, लीडर था। उसे ये लगा कि इन रिप्रेसिव, यानी ऐसी रिप्रेसिव सोसाइटी में, जैसे सारिस रशिया जो पार्टी थी, वो डिसिप्लिन की जानी चाहिए और कंट्रोल की जानी चाहिए उसके मेंबर्स के नंबर में और क्वालिटी में। इन दो फैक्टर्स में, नंबर में और क्वालिटी में। जो दूसरे थे यानी मेंशर्स, उन्हें ये लगता था पार्टी जो है वो सबके लिए ओपन होनी चाहिए, जर्मनी में खास करके। फिर आता है अ टर्ब्यूलेंट टाइम, यानी 1905 का रिवॉल्यूशन। टर्ब्यूलेंट यानी सबसे इंपॉर्टेंट टाइम। तो देखो, रशिया क्या थी? ऑटोक्रेसी थी। क्या थी? ऑटोक्रेसी थी। सोशल डेमोक्रेटिक और सोशल रेवोल्यूशनरीज के साथ उन्होंने काम किया था पीजेंट्स के साथ और वर्कर्स के साथ 1905 के रेवोल्यूशन के लिए डिमांड करना। कि उनकी डिमांड क्या थी? उनकी डिमांड थी कॉन्स्टिट्यूशन। क्या डिमांड थी? कॉन्स्टिट्यूशन। प्राइसेस जो थे एसेंशियल गुड्स के, वो बढ़ चुके थे क्विकली, और रियल वेजेस जो है वो 20% गिर चुकी थी। कितनी गिर चुकी थी? 20%। मेंबरशिप जो थी वर्कर्स के एसोसिएशन की, वो ड्रामेटिकली बढ़ चुकी थी। जब 4 मेंबर्स जो थे असेंबली के, रशियन वर्कर्स के, जो फॉर्म किए गए थे 1904 में। कब? 1904 में। उन डिसमिस किया गया पुतलोव में आयरन वर्कर्स से। उन्हें कॉल किया इंडस्ट्रियल एक्शन के लिए। किसके लिए? इंडस्ट्रियल एक्शन के लिए। 1,10,000 वर्कर्स जो थे सेंट पीटर्सबर्ग के, उन्हें स्ट्राइक पे भेजा गया। किस डिमांड की वजह से? कि उनके वर्किंग डे जो थे वो 8 घंटे कम हो जाए। 8 आवर्स टाइमिंग, मतलब सबसे ज्यादा उनका जो टाइमिंग आज थी वो बहुत ज्यादा थी, इसे 8 आवर्स में कन्वर्ट हो जाए, और इंक्रीज वेज और इम्प्रूवमेंट वर्किंग कंडीशंस। जब प्रोसेशन वर्कर्स का फादर गैपोन ने किया, फादर गैपोन जो कर रहे थे लीड, वो विंटर पैलेस पहुंचे और अटैक किया पुलिस को, कोसैक्स को। 100 वर्कर्स जो थे वो मर चुके थे ऑलमोस्ट, और 300 जो थे वो घायल थे। ये जो इंसिडेंट है इसे कहा जाता है ब्लडी संडे। क्या कहा जाता है? ब्लडी संडे, जिसने एक सीरीज इवेंट्स की स्टार्ट की थी, जिसे हम कहते हैं 1905 रिवॉल्यूशन। दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये क्वेश्चन आएगा तो ये होगा कि ब्लडी संडे ब्लडी संडे was a starting point। क्या था? was a starting point of
इवेंट्स फॉर 1905 रिवॉल्यूशन। 1905 रिवॉल्यूशन के दौरान तसार जो था उसने अलाउ किया था क्रिएट करना इलेक्टेड कंजर्वेटिव पार्लियामेंट या द्यूमा को। एक ब्रीफ के लिए जब रिवॉल्यूशन के दौरान एक लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड यूनियंस रहते थे और फैक्ट्रीज कमिटीज रहती थी जो फैक्ट्री वर्कर्स बनाती थी। क्या बनाती थी? फैक्ट्री वर्कर्स। अब बात आती है तसार जो था तसार जो था उसने डिसमिस कर लिया था पहला द्यूमा 75 डेज के अंदर। किसके अंदर? 75 डेज के अंदर। और री इलेक्ट किया था सेकेंड द्यूमा 3 महीनों के अंदर। री इलेक्ट कब किया था? 3 महीनों के अंदर। फिर आती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और रशियन एम्पायर। अब तो मेरी हेडिंग है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रशियन एम्पायर, तो इनका कुछ तो इंटरलिंक होगा, है ना? तो क्या होगा, ध्यान से देखो। 1914 में वॉर हुई इसके दो यूरोपियन अलायंसेस के बीच में। पहली थी जर्मन, ऑस्ट्रेलिया एंड टर्की जो सेंट्रल पावर्स माने जाते हैं, और दूसरी थी फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया। लेटर इटाली और रोमानिया ने भी ज्वाइन किया था। इसको कहा जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। क्या कहा जाता है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। रशिया में जो वॉर थी वो इनिशियली पॉपुलर थी और पीपल रैली करते थे त्सार निकोलास सेकंड के आसपास, ठीक है। एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा थे और देखे जाते थे जब सेंट पीटर्सबर्ग का रीनेम हुआ एक जर्मन नेम एज पेट्रोग्राड। क्या? पेट्रोग्राड। तो तसारियन अलेक्जेंडर था जर्मन ओरिजिन का, और पुअर एडवाइजर्स जो थे स्पेशली मॉन्क जैसे रेस्पुटिन, उन्हें ऑर्थोक्रेसी अनपॉपुलर बनाया उन्होंने। वेस्ट में आर्मीज को लगा कि जो ट्रेंचेस हैं वो स्ट्रेच की जाएंगी ईस्टर्न फ्रांस में। कहाँ? ईस्टर्न फ्रांस में। डिफीट जो डिफीट हुई है, जो हार हुई उनकी, वो बहुत शॉकिंग और उनका मॉरल डाउन भी कर रही थी, इसे डीमोरलाइजिंग। रशियन आर्मीज बहुत बुरी तरह से हारी थी जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया से 1914-1916 के बीच में। ओवर 7 मिलियन कैजुअलिटीज हुई थी 1917 में। ये जो डिस्ट्रक्शन हुआ था क्रॉप्स का था, बिल्डिंग्स का था, वो 3 मिलियन रिफ्यूजीज में जा चुका था ऑलमोस्ट। रशिया की खुद की जो इंडस्ट्रीज थी वो बहुत कुछ थी नंबर में, और कंट्री जो थी वो कट ऑफ थी ऑलरेडी दूसरे सप्लायर से जो जर्मन कंट्रोल प्रोवाइड करती थी, जो कंप्लीट जर्मन कंट्रोल में आती थी बाल्टिक सी के। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिसइंटीग्रेट होगा ज्यादा रैपिडली रशिया में और बाकी यूरोप में भी। बाय द विंटर 1916 के विंटर तक रियॉट्स ऑफ ब्रेड शॉप वो कॉमन, सिर्फ ब्रेड शॉप के रियॉट्स कॉमन थे। फिर आता है फेब्रुअरी रेवोल्यूशन पेट्रोग्रेड। अब जब बात आती है पेट्रोग्रेड की मतलब सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है। तो देखो विंटर 1917 में कंडीशन जो थी कैपिटल पेट्रोग्रेड की वो बहुत ग्रिम थी। लेआउट जो था सिटी का वो एम्फेसाइज करता था डिवीजन। किस चीज का डिवीजन? लोगों के बीच का डिवीजन। वर्कर क्वार्टर्स, फैक्ट्री, ये सब लोकेटेड थे रिवर नेवा के राइट बैंक में। किधर? रिवर नेवा के राइट बैंक में। 22 फरवरी में एक लॉकआउट हुआ फैक्ट्री में राइट बैंक में। नेक्स्ट डे वर्कर्स जो थे 50 फैक्ट्रीज के, उन्हें स्ट्राइक एंड सिंपैथी के लिए बुलाया गया। बहुत सारी फैक्ट्रीज में वुमेन ने जो है स्ट्राइक्स किए, औरतें भी स्ट्राइक्स में शामिल थी, जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे, जिस चीज को बाद में बुलाया गया इंटरनेशनल वुमेन्स डे। देखो संडे 25 फरवरी को गवर्नमेंट ने द्यूमा को सस्पेंड कर दिया। जो ऑफिसर था जो ऑफिसर जिसको गोली लगी थी बैरिक्स में रेजिमेंट के और 3 दूसरे रेजिमेंट में, वो मल्टी टाइम थे और वोटिंग हुई ज्वाइन करने के लिए वर्कर्स को स्ट्राइक की। बाय दैट इवनिंग यानी उस इवनिंग तक सोल्जर्स और स्ट्राइकिंग वर्कर्स जो थे उन्होंने सोवियत को गैदर कर लिया था। सोवियत यानी काउंसिल को गैदर कर लिया था सेम बिल्डिंग की आज द्यूमा में, जिसे हम कहते हैं पेट्रोग्राड सोवियत। क्या कहते हैं? पेट्रोग्राड सोवियत। मिलिट्री कमांडर्स को एडवाइस किया गया कि वो एब्डिकेट हो जाए। उन्होंने फॉलो करी एडवाइस और एब्डिकेट हो गए 2 मार्च को। कब एब्डिकेट हुए? 2 मार्च को।
पेट्रोग्राड ने क्या कहते हैं फेब्रुअरी रेवोल्यूशन लीड किया, यानी ही वाज लीडिंग, जिसकी वजह से मोनार्की नीचे आई फरवरी 1917 में। मोनार्की फाइनली नीचे आ चुकी थी। अब जब फरवरी 1917 में चीजें हुई तो उसके बाद फरवरी में हुआ क्या, तो देखो सोवियत जैसे पेट्रोग्राड सोवियत, उन्हें हर जगह सेटअप किया गया, कोई कॉमन सिस्टम नहीं था इलेक्शन का जो फॉलो किया जाए। क्या फॉलो किया जाए? कॉमन इलेक्शन का सिस्टम। अप्रैल 1917 में बोल्शेविक लीडर जो था व्लादिमीर लेनिन रशिया वापस आ गया अपने एग्जाइल से, यानी उसे एग्जाइल पे भेजा गया था, वो एग्जाइल से वापस आ चुका था। ये 3 डिमांड्स जो थी लेनिन की, उन्हें अप्रैल थीसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अप्रैल थीसिस। उसने आर्ग्यू किया कि जो बोल्शेविक पार्टी है उन्हें रिनेम किया जाए कम्युनिस्ट पार्टी और इंडिकेट किया जाए नए रेडिकल एम्स के लिए। थ्रू समर द वर्कर मूवमेंट स्प्रेड, समर मतलब गर्मियों के टाइम पे वर्कर्स का मूवमेंट स्प्रेड हुआ, ट्रेड यूनियंस नंबर में भर गई, सोल्जर कमिटीज फॉर्म हो गई आर्मी में। जून में कम से कम 500 सोवियत जो है रिप्रेजेंटेटिव के लिए गए सारे रशियन कांग्रेस सोवियत के। पॉपुलर डिमॉन्स्ट्रेशन स्टेज हुआ बोल्शेविक का जुलाई 1917 में, जो स्टर्नली रिप्रेस था। बहुत सारे बोल्शेविक लीडर्स जो थे वो भाग रहे थे या छुप रहे थे। एनकरेज करा था सोशलिस्ट रेवोल्यूशन को, पीजेंट्स ने सीज किया लैंड जुलाई और सितंबर 1917 में। फिर बात आती है रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। क्या था? देखो 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने परसुएट किया पेट्रोग्राड सोवियत को और बोल्शेविक पार्टी को कि वो सोशलिस्ट पावर सीजर के लिए एग्री करे। सोशलिस्ट सीजर पावर यानी सोशलिस्ट पे पावर होगी, वो उनकी पावर सोशलिस्ट को दे। A military revolutionary कमिटी अपॉइंट हुई सोवियत के अंदर। लियोन ट्रोत्स्की जो थे, जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे सीजर को। जो अपराइजिंग था वो 24 अक्टूबर को शुरू हुआ। इस स्विफ्ट रिस्पॉन्स में मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी ने ऑर्डर किया अपने सपोर्टर्स को कि वो सीज करे गवर्नमेंट ऑफिसेज और अरेस्ट करे मिनिस्टर्स को। उस दिन के बाद लेट इन द डे द शिप थी अरोरा, वो विंटर पैलेस में पहुंच गई। अदर वेसल सेल डाउन हुए नेवा और लिए गए अलग अलग मिलिट्री पॉइंट्स। मीटिंग जो थी सारी रशियन कांग्रेस सोवियत की पेट्रोग्राड में, मेजोरिटी जो थी अप्रूव की गई थी बोल्शेविक एक्शन के लिए, यानी इनमें से मेजोरिटी जो थी वो बोल्शेविक एक्शन के लिए अप्रूव कर रही थी। एक हेवी फाइटिंग हुई स्पेशली मॉस्को में, लेकिन दिसंबर तक जो बोल्शेविक थे उनने मॉस्को पेट्रोग्राड एरिया का करीब ले लिया था। फिर आता है अक्टूबर में क्या चेंज आए, तो देखो बोल्शेविक जो थे वो टोटली अपोज थे। बोल्शेविक की जो एक एम था कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज और बैंक जो थे वो नेशनलाइज हुए नवंबर 1917 तक। इसका मतलब है गवर्नमेंट ने ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों ले ली। सिटीज में जैसे बोल्शेविक ने इन्फोर्स किया पार्टीशन बड़े घरों का फैमिली रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। उन्होंने बैन कर दिया ओल्ड जो एरिस्टोक्रेसी के ओल्ड टाइटल्स थे उनको बैन कर दिया गया था। इस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए नई यूनिफॉर्म डिजाइन की गई आर्मी के और ऑफिशियल्स के लिए, जो फॉलो करता था एक क्लोथिंग कंपटीशन जो ऑर्गेनाइज होता था 1918 में, जब सोवियत यानी बुंदोवा चूज किया गया था। बोल्शेविक पार्टी को रिनेम किया गया रशियन कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक। नवंबर 1917 में बोल्शेविक ने कंडक्ट किया था इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, लेकिन वो मेजोरिटी सपोर्ट की वजह से हार गए थे। जनवरी 1918 में असेंबली रिजेक्ट किए बोल्शेविक के मेजर्स और लेनिन ने डिसमिस की असेंबली। मार्च 1918 में डिस्पाइट अपोजिशन यानी पॉलिटिकल एलीज के अपोजिशन के बावजूद बोल्शेविक ने जो है पीस बनाई थी जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोवास में। कहा? ब्रेस्ट लिटोवास में। सारे रशियन कांग्रेस जो थे सोवियत के वो पार्लियामेंट बन गए थे कंट्री के। रशिया जो था एक पार्टी का स्टेट बन गया था, वन पार्टी स्टेट। जो सीक्रेट पुलिस थी जिसे चेका फोर्स कहा जाता था, लेटर ओटीबीयू और एनकेवीडी, उनने पनिश किया उन्हें जिन्होंने बोल्शेविक को क्रिटिसाइज किया। बहुत सारे यंग आर्टिस्ट और राइटर्स जो थे उन्होंने रैली निकाली पार्टी की तरफ, क्योंकि ये सोशलिज्म और चेंज के लिए खड़े थे।
फिर हुई सिविल वॉर। अब सिविल वॉर का क्या टॉपिक है देखो, नॉन बॉल्शेविक सोशलिस्ट जो थे, यानी जो बॉल्शेविक के नहीं थे सोशलिस्ट, लिबरल्स और सपोर्टर्स जो थे ऑर्थोक्रेसी के, उन्होंने कंडेमेंट किया, उन्हें अच्छा नहीं लगा बॉल्शेविक की अपराइजिंग। उनके जो लीडर्स थे वो साउथ रशिया की तरफ मूव कर रहे थे और ऑर्गेनाइज की थी ट्रूप्स फाइट करने के लिए बॉल्शेविक्स को, यानी द रेड्स को। 1918 और 1919 में ग्रीन्स यानी सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज और व्हाइट्स प्रोटेस्टिस्ट, उन्होंने कंट्रोल किया ज्यादा से ज्यादा रशियन एम्पायर। वो उनकी बैकिंग कौन थी? फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश और जापानीज ट्रूप्स। ये सारी फोर्सेस जो चिंता में थी सोशलिज्म इन रशिया की, कि अगर रशिया में सोशलिज्म है तो उसकी ग्रोथ क्या होगी, उसके लिए टेंशन में जो थी वो ट्रूप्स थी। जनवरी 1920 में बोल्शेविक ने कंट्रोल किया फॉर्मर रशियन एम्पायर, मतलब जो पुराना रशियन एम्पायर था उसका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा क्या है, बोल्शेविक्स ने कंट्रोल किया। वो सक्सीड हुए कोऑपरेशन में नॉन रशियन नेशनलिटीज के साथ और मुस्लिम जिहादिस्ट के साथ। पार्टली इस रेमेडी के बहुत सारी नॉन रशियन नेशनलिटीज को पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दी गई सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर में। जो स्टेट था बोल्शेविक का वो क्रिएट कर रहा था रशियन एम्पायर दिसंबर 1922 में। अब बात आती है जब सिविल वॉर हो गई उसका सोसाइटी कैसे बनी, तो जो सेंट्रलाइज प्लानिंग थी वो इंट्रोड्यूस हुई। क्या हुई कि प्रॉपर्ली प्लानिंग करके बनेगी, ऑफिशियल्स को एसेस किया कि कैसे इकोनॉमी काम करेगी और 5 साल का टारगेट दिया गया। क्या दिया गया? 5 साल के टारगेट सेट किए गए। इस बेसिस पे 5 ईयर प्लान्स बने। क्या बने? 5 ईयर प्लान्स। गवर्नमेंट ने फिक्स करी सारी प्राइसेस इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए। पहले 2 प्लान थे, यानी 1927 से 1932 पहला प्लान, दूसरा 1933 से 1938। सेंट्रलाइज प्लानिंग की वजह से क्या हुई? इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ गया। 1929-1933 में 100% ऑयल, कोल और स्टील में। स्थिति जो है मैग्नेटॉक्स की कंस्ट्रक्शन जो है स्टील प्लांट का अचीव हुआ 3 सालों में। कहाँ अचीव हुआ? 3 सालों में। फिर बात आती है वर्कर्स जो थे बहुत टफ लाइफ जी रहे थे उस टाइम पे। जो रिजल्ट था उसका क्या था कि 550 स्टॉपेजेस थे वर्क के, यानी 550 स्टॉपेज, यानी देयर वाज अ प्रॉपर स्टॉप कि यहाँ लोग रुक सकते हैं जिनका कोई काम वाम नहीं है। फर्स्ट ईयर सिर्फ अकेले पहले साल में जो क्वार्टर्स में रह रहे हैं, विंटर टाइम में 40 डिग्री बिलो का टेम्परेचर है, लोगों को 4th फ्लोर से नीचे जाना पड़ता था स्ट्रीट में। मतलब उस टाइम पे ऐसे प्रॉपर लिविंग कंडीशन, सैनिटेशन भी नहीं था। फिर आता है स्टैलिनिज्म और कलेक्टिवलाइजेशन। ये जो पीरियड था ये अर्ली प्लान इकोनॉमी का था। वो लिंक किससे था? डिजास्टर्स पे ऑफ द एग्रीकल्चर का जो कलेक्टिवलाइजेशन था उसके डिजास्टर्स पे इन्वॉल्व था। 1927 से 1928 तक टाउन्स जो थे सोवियत रशिया के वो फेस कर रहे थे एक्यूट प्रॉब्लम ग्रेन सप्लाईज के। किसके? ग्रेन सप्लाईज के। जो स्टैलिन था उसने हेड किया पार्टी को लेनिन की डेथ के बाद, इंट्रोड्यूस किया फॉर्म इमरजेंसी मेजर्स। वो मानता था कि जो रिच पीजेंट्स हैं और ट्रेडर्स हैं कंट्री साइड के, वो होल्ड कर रहे स्टॉक हाई प्राइसेस के होप से। किस होप से? कि ज्यादा प्राइसेस भरेंगी। 1928 में पार्टी मेंबर्स ने तोड़ किया ग्रेन प्रोडक्शन एरिया, सुपरवाइज की एनफोर्स ग्रेन कलेक्शन और रेड की कुलक्स। नेम क्या था? वेल टू डू पीजेंट्स। क्या नेम था? वेल टू डू पीजेंट्स। 1917 के बाद लैंड जो है उन्हें पीजेंट्स को दे दी गई। ये जो स्मॉल साइज पीजेंट्स थे फार्म्स के मॉडर्नाइज नहीं हो सकते थे। क्या नहीं हो सकते थे? मॉडर्नाइज नहीं हो सकते थे। मॉडर्न फार्म्स को डेवलप करने के लिए और इंडस्ट्रियल लाइंस के अलोंग यानी साथ साथ चलने के लिए मशीनरी के साथ ये जरूरी था कि हम कुलक्स को एलिमिनेट करें, यानी वेल टू डू पीजेंट्स को एलिमिनेट करें, उनसे लैंड ले पीजेंट्स से एस्टैब्लिश करें स्टेट कंट्रोल लार्ज फार्म्स, यानी ऐसा फार्म जो बड़ा भी है और कंट्रोल के पावर किस पे है? स्टेट पे। 1929 से भारतीय जो थी फोर्स थी कि सारे पीजेंट्स कल्टीवेट करेंगे कलेक्टिव फार्म्स में, जिन्हें कहते थे कोलकोज। जो बल्क लैंड थी और इंप्लीमेंट कर रही थी वो ट्रांसफर की गई ओनरशिप कलेक्टिव फार्म्स में। पीजेंट्स वर्क कर रहे थे लैंड में और कोकोस प्रॉफिट जो था वो शेयर किया गया। क्या किया गया? शेयर। स्टैलिन गवर्नमेंट जो थी वो अलाउ करती थी कुछ इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन, यानी बहुत लिटिल अमाउंट में कल्टीवेशन अलाउड था और उसे ट्रीट किया जाता था कल्टीवेटर्स से बिना कोई सिंपैथी दिखाए हुए, सहानुभूति जिसे हम कहते हैं। इनफैक्ट बैड हार्वेस्ट जो था 1930 से 33
के बीच में वो वन ऑफ द मोस्ट डिवास्टेटिंग फेमाइन यानी सबसे खतरनाक फेमाइन था सोवियत हिस्ट्री का, जहां 4 मिलियन लोग मर चुके थे। स्टालिन और उसकी सिंपैथीज जो थी वो चार्ज कर रही थी इन क्रिटिक्स को सोशलिज्म की कॉन्स्पिरेंसी के अगेंस्ट। एक्यूजेशन बनाई गई पूरी कंट्री के आसपास। 1939 तक ओवर 2 मिलियन लोग जो थे वो प्रिजन में थे और लेबर कैंप्स में थे। ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन द यूएसएसआर। ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्या था? बहुत सारे नॉन रशियन जो थे आउटसाइड यूएसएसआर कॉन्फ्रेंस के पीपल जो थे वो ईस्ट के थे 1920 और बोल्शेविक ने फाउंड किया था कॉमिंटर्न, एक इंटरनेशनल यूनियन प्रो बोल्शेविक सोसाइटी का। उस दुनिया में जहां सोशलिस्ट मूवमेंट भी रिकॉग्नाइज किया जाए दैट ऑल वाज नॉट वेल इन द सोवियत यूनियन। क्या रिकॉग्नाइज करने की सब चीज सही नहीं है सोवियत यूनियन में, एक बैकवर्ड कंट्री की ग्रेट पावर थी। 20th सेंचुरी के एंड में इंटरनेशनल रेपुटेशन यूएसएसआर की एज अ सोशलिस्ट कंट्री जो थी वो गिर चुकी थी और उसे रिकॉग्नाइज किया कि सोशल आइडल स्टिल एंजॉय किए जाते हैं और कुछ पीपल अब भी उसे रिस्पेक्ट देते हैं। ओके, तो हम लोग का जो चैप्टर ये हिस्ट्री का सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन खत्म हो चुका है। टुमारो हम लोग बात करेंगे आगे के चैप्टर के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड एंड प्रेस द बेल आइकन।